देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईआरबी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे, उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईआरबी 2 के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान दूसरे फेज के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आचार संहिता का जो चुनाव आचार संहिता हमारी है उसका खुलेआम सरकार उल्लंघन कर रही है। आपके घोषणा पत्र में आपने उन घोषणाओं को पूरा करना है, लेकिन ये समय जो चयनित आपने किया है, चंपावत का चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर आपने देने हैं, आप दोगे, आपने पूरा करना चाहिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखते चुनाव आचार संहिता चल रही है और इस चुनाव आचार संहिता के चलते आप कुछ फैसले ले सकते नहीं ले सकते, इसमें तो आपको तय करना चाहिए था। और हमारा ये आरोप है, चाहे गैस सिलेंडर 3 गैस सिलेंडर आपने मुफ्त देने की बात कही हो, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान की बात हो, चाहे किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने, गेहूं में बोनस देने की बात हो, ये सारे फैसले चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। और हमारा आरोप है कि सरकार खुलेआम, हमने बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि धनबल का प्रयोग चंपावत चुनाव में सरकार करेगी, जनता को प्रलोभन देने का काम सरकार करेगी। ये रिजल्ट आपके सामने आया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत रहा है, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रदेशों में सरकारें हैं, वो गरीब कल्याण के लिए कार्य करती रही है और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती रही है। जो जिस प्रकार से कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करके आचार संहिता की बात कर रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, तो ये जो योजना हमारे आज कैबिनेट के द्वारा पास की गई है, ये हमारे दृष्टि पत्र में, संकल्प पत्र में पहले ही घोषित की गई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल इसकी घोषणा भी कर दी थी। इसलिए इस प्रकार जो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है वो सिर्फ आरोपों के लिए राजनीति कर रही है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने आम जनता के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सिलेंडर के मुफ्त देने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार ने आम लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में हुई बैठक के दौरान राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का फैसला किया है। वहीं सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको लेकर समय को लेकर पलटवार भी किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस समय चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं और सरकार ने जनता को प्रभावित करने के लिए इस तरह का फैसला किया है। साथ ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने का हवाला देकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए जनहित के इस फैसले का स्वागत किया है। उसकी शिकायत लेकर आपके पास आए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया है। पौड़ी में एसडीएम ने दुकान सहित एक पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पौड़ी शहर की श्रीनगर रोड स्थित सस्ता गल्ला विक्रेता और एक पेट्रोल पंप का पौड़ी के एसडीएम आकाश जोशी ने औचक निरीक्षण किया। सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर स्टॉक और खाद्यान्न की जांच की गई। जांच के दौरान साफ सफाई को लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई और दुकान में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान एक 20 किलो के बाट पर बाट का माप विभाग की मोहर न होने पर विक्रेता से तुरंत ही बाट पर मोहर लगवाने की बात कही।
हल्द्वानी में बरसात के मौसम में नालों की हालत काफ़ी खस्ता नजर आई, जिसको लेकर तमाम रूप से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर नगर निगम काहिली और अनदेखी का खामियाजा हल्द्वानी के लोगों को भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है। अभी बरसात का सीजन दूर है, मानसून का आना बाकी है, लेकिन नगर निगम के नालों की सफाई न होने और नालों में अतिक्रमण होने से गुरुवार रात हुई चंद मिनटों की बारिश में लाइन नंबर 1 का नाला जाम हो गया। इस कारण लाइन नंबर में स्थित दर्जनों गोदाम में गंदा पानी भर गया, जिसके चलते दुकानदारों का लाखों का सामान खराब हो गया। तूफान में कई गोदामों की छत भी उखड़ गई। जब पत्रकारों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाले के अतिक्रमण पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दुकानदारों ने बताया कि पूरी रात उन्होंने नाले का गंदा पानी बाहर निकालने में गुजार दी, फिर भी सामान को नुकसान से नहीं बचा सके। वहीं लोगों ने कहा कि दोपहर तक नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में गंदा पानी दुकानों और परिसर में भर गया। ऐसे में संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इधर मामले की जानकारी जब नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को दी गई तो उन्होंने बताया कि इन दिनों नालों की साफ सफाई का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि नालों के ऊपर अतिक्रमण की जानकारी है, ऐसे में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर टीम भेजकर साफ सफाई का कार्य कराने के भी निर्देश दिए गए। ये सर जो नाला है ना, अब नाले में तो पिछले बार भी कितनी वो आई, बाढ़ आई तब भी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया, वो नाला अट गया है, इस वजह से आ गया है। एक नाला बहता है, पीछे एक बड़ा नाला बहता है सोसाइटी से बिल्कुल पीछे लगा हुआ, जिसमें ऊपर रामलीला ग्राउंड से लेके पूरा बनपुरपुरा का उधर का पानी आता है। तो उस नाले के ऊपर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, बिल्कुल पक्के अवैध निर्माण, 2-2 मंजिल मकान बना रखे हैं। वहीं नगर निगम यहाँ पे अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई कर दी है, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं हो रहा है। वो नाले के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है वो तो नगर आयुक्त को ही आजकल वो लगे हुए हैं, उन्हीं को ज्यादा पता होगा। कितना नुकसान हुआ है आपको? मेरा अभी तो आप अनुमान है 50,000 का हुआ है। अभी भी हम लगे पड़े हैं, सफाई कर रहे हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं ये सब चीजें क्या है हालात, और अभी भी आकलन सही से कह नहीं सकते, जब तक पूरा सफाई नहीं होगी उसके बाद ही बता पाएंगे। ये अतिक्रमण का बहुत ही ज्यादा, जब भी बारिश आती है अक्सर पानी यहाँ भर जाता है। इसमें कोई भी कोई इसकी कार्रवाई ही नहीं करता है कि यहाँ कोई कार्रवाई होती हो। वहीं नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लगातार अतिक्रमण पे कार्य भी किए जा रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब। कितना नुकसान हो चुका है आपको अभी? 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हमारे तो पूरी दुकान में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े जो साबुन वगैरह होते हैं सारे साबुन गल गए हैं। सर हमारा तो नुकसान बहुत ही हो गया। ये पानी पूरा नाले का हमारे दुकान में ही घुस गया, पूरा अंदर जाके पूरा ग्राउंड में पानी हो रहा है, बिल्कुल एकदम बेहिसाब पानी है। रात 4 बजे तक हम सफाई करने में लगे रहे। एक बंदा हमारा साथ में मिलने वाला इसी नाले में ही गिर गया। वो तो मुकेश भट्ट जी थे हमारे सोमनाथ ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने खींच लिया, पकड़ के ऊपर उठाया, देखो तो बेचारा इसी में चले जाता कल रात को ही। इतनी परेशानी थी। रविंद्र जोशी हमारा जा रहे सिकंदरी, कोई नगर निगम कोई कार्रवाई, एक अधिकारी नहीं आए। यहाँ पे बिगाह वालों ने वहाँ गए थे, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, अभी पहुंचा ही नहीं कोई भी। ये वर्षा मानसून पूर्व बारिश हुई है और अभी 1 हफ्ते पहले हमारा नालों की सफाई का टेंडर खुल गया और नालों की सफाई काम शुरू हो चुका है और कार गोदाम से नीचे को नालों की सफाई हो रही है। लेकिन चूंकि मानसून की पूर्व बारिश हुई है, अभी पूरे नालों की सफाई नहीं हो पाई है, तो निश्चित तौर पे कुछ नाले जो अभी सफाई नहीं जिनकी हुई है उसमें जब पानी ज़्यादा आया तो उसमें कुछ कूड़े सड़कों पर फैले हैं और आज प्रातःकाल से ही हमारे सभी कर्मचारी वहां पर लग चुके हैं और शाम तक पूरे शहर में सफाई कर दी जाएगी। एक विशेष प्रकरण आया है, ये जो हमारा सोसाइटी की ज़मीन है जो हमारे मंगल पड़ाव में, वहाँ कोई दीवार टूटने की सूचना प्राप्त हुई है। दीवार टूटकर नाले का गंदा पानी कैंपस में आ गया है। तो अभी मेरे पास जानकारी मिली थी, मैंने अपने इंस्पेक्टर को भेजा है टीम के साथ और अभी 1-2 घंटे के अंदर वहाँ भी सफाई कर दी जाएगी। और जो नाला वहाँ चौक हुआ, निश्चित तौर पर उस नाले में काफ़ी कूड़ा है, नाले के ऊपर से सफाई शुरू हो चुकी है। अगले 10 से 15 दिनों में सफाई कर दी जाएगी। मानसून से पूर्व सभी नालों की समुचित सफाई हो जाए, ऐसा काम हम। रामनगर से शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसने शिक्षा की खस्ता हालतों के पोल खोलकर रख दी। रामनगर के मालधन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता हो चुकी है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। बीती शाम आए तूफान ने शिक्षा विभाग की खस्ता हाल कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय
कुमू गडार सेकंड में 2013 से आज तक एक टीन सेट के मिट्टी से बने कमरे में संचालित है। अपने मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता जिस विद्यालय की आस लगाकर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस विद्यालय को बने 9 साल हो गए, लेकिन आज तक ना तो बच्चों के बैठने की कोई सही से व्यवस्था हुई है और ना ही बच्चों के लिए पीने का पानी और ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था की हो पाई है। जिस वक्त तेज तूफान के आने से विद्यालय की टीन की छत उड़ी, गनीमत रही कि उस वक्त विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं 9 साल से संचालित विद्यालय में अगर आज भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। मालधन के क्षेत्र में अनगिनत विद्यालयों की हालत ऐसी ही है। अब खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर इन विद्यालयों की ऐसी दुर्दशा को वन विभाग भूमि में होने पर ठहरा रही है, जबकि पूर्व में अनगिनत विद्यालय वन विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। की आंधी आई है, उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीनें उड़ गई हैं सारी और पीछे पेड़ गिर गया है, जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए, अब वो भी ख़त्म हो गई है हमारे बच्चों के लिए। हम उसके अंदर बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बारिश आती है या आंधी आती है दोबारा से, तो हमारे बच्चों को जान की उनको खतरा है। तो हमारी अपने विभाग से और सरकार से और विधायक जी से ये मांग है कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आगे जो बरसात आ रही है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाई जा सके और उनके कोई नुकसान ना हो। ये तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी उस वक्त, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पे। आप क्या चाह रहे हैं शासन और प्रशासन से, इस तरीके से कैसे चलेगी व्यवस्था यहाँ पे? अब बरसात का मौसम आ गया है और व्यवस्था कोई नहीं है। सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी है। बार बार हम मांगे कर रहे हैं कि स्कूल के लिए कोई व्यवस्था पढ़ाने की जाए। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि विद्यालय की टीन की छत उड़ गई थी। जैसा कि आप बता रहे थे, ये फॉरेस्ट लैंड वाले विद्यालय हैं, जो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने झोपड़ी बना करके या टीन शेड बना करके इनमें बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है और उच्च स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अतः हम फिर से उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ये मामला लेकर के आएंगे और कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था इसकी की जाएगी। हल्द्वानी में डीआईजी ने लोगों की समस्याएं सुनी। थाना दिवस के अवसर पर ये तमाम समस्याएं सुनी गई ताकि इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। हल्द्वानी कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए महीने के पहले शनिवार को मुख्य चौराहों पर थाना दिवस लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने को कहा। साथ ही क्राइम की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कभी कभी रात्रि चौपाल भी लगा जाए, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीआईजी भरणे ने फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जनहित में कार्य करते हुए जनता से जुड़े और जनता एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने को भी कहा। ये मेरे द्वारा समस्त कुमाऊं मंडल में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच और आपकी दूरी कम हो, आप समन्वय बनाए, जनता की समस्याओं को डायरेक्ट सुने, मौके पे निस्तारण करें। तो इसके लिए जो कहा गया है कि जो है आप हर शनिवार को, महीने के प्रथम शनिवार और अंतिम शनिवार को जो है मुख्य चौराहों पर थाना दिवस लगाए, वहीं पे आमने सामने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करें। आप ऑफिस में उपलब्ध रहे, अपने सीयूजी नंबर लोगों को फ्लैश करें, थाने के आगे अपने बोर्ड लगाकर जो है वो अपने नंबर वहाँ फ्लैश करें हर थाने के आगे। उसके बाद फ़ोन आप रिसीव करें, उसके बाद जो है आप जनता के बीच में जाए, रात्रि चौपाल लगाए, गांव में रात्रि विश्राम करें गांव में, और लोगों के साथ जो है वहाँ पर उनकी समस्याएं सुने। पीड़ित की जो बड़े मामले संगीन होते हैं उनका पीड़ित का दरबार लगाए, उनकी मौके पर निस्तारण करें उनका। तो इस तरीके से जनता के साथ बेहतर समन्वय हो, तालमेल हो, उसके लिए ये इस तरह के निर्देश जो है जनता के लिए मेरे द्वारा सभी को दिए। काशीपुर में नवे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। ये भव्य तरीके से आयोजित किया गया। उत्तराखंड
उधम सिंह नगर काशीपुर में शुक्रवार शाम IIM में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दीक्षांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजीव सान्याल मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजीव सान्याल ने दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान 374 छात्र छात्राओं को मानक उपाधि दी गई। वहीं भारतीय प्रबंध संस्था समारोह में पहुंचे सान्याल ने बताया कि देश बढ़ती महंगाई पर रूस यूक्रेन का युद्ध और 2 साल के लॉकडाउन की स्थिति से देश धीरे धीरे उबर रहा है। इसको नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार अनेकों योजनाओं के माध्यम से उपाय करने का कार्य कर रही है। IIM काशीपुर हर साल प्रगति के पथ पे है। जैसे हमने कहा कि हमने नए कोर्सेज शुरू किए। आपको खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM जिसने सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स जैसे एडवांस्ड कोर्स में MBA कोर्स स्टार्ट किया और वो हमने ऑनलाइन भी शुरू किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। दूसरी जो खुशी की बात है कि यहाँ पे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि सरकार का भी फोकस रहा है कि हम गर्ल्स स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाएं एकेडमिक्स में। और तीसरी जो खास बात है कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे फीड का, वो एग्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है ताकि यहाँ स्टेट का भी भला हो, यहाँ के लोगों का भी। तो हम इन 3 चीज़ों पे फोकस करके आगे काम कर रहे हैं और अब सबका सहयोग रहेगा तो हम आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। उसके हिसाब से काम। महंगाई दर के बारे में ज़रूर सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है, उसके वजह से दुनिया में तेल का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। साथ साथ एक महंगाई दर में जो दुनिया भर में हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में इसमें अब काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार की तरफ इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक ही हफ्ते पहले रिज़र्व बैंक ने अपना जो बेंचमार्क रेट है उसको बढ़ाया, जबकि ये उनका साइकिल में नहीं था, इंटर मीटिंग साइकिल में उन्हें किया। तो हम लोग इसको प्रोएक्टिवली इसको ध्यान दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि समारोह के दौरान तमाम मुद्दों पर बात की गई। जैसा कि इसमें बात की गई, सबसे पहले बात की गई महंगाई को लेकर, उसके बाद बात की गई रूस यूक्रेन विवाद को लेकर, साथ ही साथ 2 साल से जो कोरोना की बीमारी के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया था उसको लेकर भी तमाम रूप से बातचीत की गई। देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।